गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मतलब मेरे यहाँ मॉर्निंग हुई है, आप तो पता नहीं किस टाइम इस वीडियो को देख रहे होगे, पर आज 27 दिसंबर है। मौसम देख सकते हो आप, बाहर थोड़ी थोड़ी स्नो है, बाकी वेदर साफ़ है, सनी नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा वेदर है। और आज दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने लगा था, तो मैंने देखा जो पिछली वीडियो थी वो मुझसे डिलीट होगी, जिस वीडियो में मैंने बात करी थी कि मेरी यहाँ पे जर्नी कैसे रही जब मैं कनाडा में आया। तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट से लेके मेरे पीआर के इनविटेशन तक, अभी रिसेंटली मुझे सितंबर में पीआर का इनविटेशन आया था, जिसके बाद मैंने 2 महीने बाद अपनी पीआर की एप्लीकेशन फ़ाइल सबमिट कर दी थी। मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट करी थी दोस्तों 16 नवंबर को, जिसको मतलब 1-1.5 महीना होने वाला है कुछ ही टाइम में, 40 डेज़ के आसपास हो गया मतलब। तो अब ये दोस्तों जो मुझे इनविटेशन आया वो 2024 में आया है, और मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं आया था मार्च 2021 में। तो लगभग 4 साल होने वाले हैं। 4 साल से पहले में मुझे पीआर का इनविटेशन आ गया है। तो दोस्तों जब मैं आया था उस टाइम पे जो प्रोसेस था वो काफ़ी सिंपल था, सॉर्टेड था, क्योंकि उस टाइम पे जब दोस्तों जो ड्रॉ आते थे वो आते थे 470 के आसपास आ जाते थे, और बीच में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे भी हुए जिसमें पीआर के ड्रॉ काफ़ी कम हुए। वो मतलब कुछ अलग फैक्टर से, कोविड की वजह से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था कि जो बच्चे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट थे, गवर्नमेंट को उन्हीं बच्चों को या उन्हीं टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को पीआर देनी पड़ी। तो एक प्रोग्राम आया था पहले जिसमें 75 पॉइंट्स का ड्रॉ आया था। बेसिकली कनाडा की पीआर पॉइंट बेसिस पे है, और यहाँ कई चीज़ों पे आपके पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि आपकी एज का फैक्टर, उसके बाद आती है दोस्तों आपकी एजुकेशन कितनी ज़्यादा आपकी, उसके बाद आता है दोस्तों आपकी लैंग्वेज स्किल आती हैं, कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है कनाडा की, इंग्लिश और फ्रेंच। आप किसी में भी वो दे सकते हो। बेसिकली मोस्टली लोग तो इंग्लिश ही करते हैं, कुछ जैसे ऑब्वियसली फ्रांस हो गया, और फ्रेंच जो कॉलोनीज़ थी पहले, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑफिशियली फ्रेंच बोली जाती है, तो उन लोगों के लिए इजी रहती है, तो वो फ्रेंच में भी एग्ज़ाम देते हैं। और ये लैंग्वेज टेस्ट के बाद होता है दोस्तों आप एजुकेशन, ऑब्वियसली मतलब यहाँ की एजुकेशन भी काउंट होगी उसमें, और फॉरेन की भी, अगर आपने अपनी होम कंट्री से कोई एजुकेशन करी है तो वो भी काउंट होगी। उसके लिए आपको ईसीए करवाना पड़ता है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ईसीए। हाँ, तो ईसीए करने के लिए कुछ एजेंसीज़ हैं, सबसे पॉपुलर जो है वो वेस है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, और भी 2-3 एजेंसीज़ हैं, तो उनके थ्रू भी बंदे जा सकते हैं। और तो एजुकेशन के बाद दोस्तों आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपने फॉरेन कंट्री में कितना वर्क एक्सपीरियंस गेन करा है, उस चीज़ के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास कनाडा में रहते हुए 9 कैटेगरी होती है दोस्तों यहाँ पे, OAB, COD भी होती हैं, पर बेसिकली OAB के अंदर जितनी भी आती थी उन कैटेगरीज़ के जॉब टाइटल के अंदर आपने अगर 1 साल काम किया हुआ है यहाँ पे कनाडा में प्रेजेंट रहते हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई एम्प्लॉयर है और वो आप अपने घर से जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर मतलब होम कंट्री से, वहाँ से आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ काउंट नहीं करती, वो आपको एलिजिबल नहीं बनाती। तो आपको उस चीज़ के लिए एलिजिबल होने के लिए यहाँ कनाडा में फिज़िकली प्रेजेंट होना आपका ज़रूरी है। तो अगर आप 1 साल यहाँ काम कर लेते हो नॉक कैटेगरी OAB के अंडर, तो आप CEC करके कैटेगरी होती है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। और मेरी जो पीआर लगी है दोस्तों वो भी CEC के अंडर ही अप्रूव हुई है। तो बेसिकली उसकी सबसे मेन जो कंडीशन है वो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक कैटेगरी OAB में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा, उसमें आपके पास आइल्स मतलब बेसिकली लैंग्वेज
प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम रिज़ल्ट होना चाहिए, आपने वो एग्ज़ाम दिया हो, उसमें आपके पॉइंट्स कुछ भी आ सकते हैं। पर दोस्तों एक काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप जो आता है ना पॉइंट्स में, वो आता है 8777। अगर आप ये बेंचमार्क स्कोर है, अगर आप ये ले आते हो तो आपका पॉइंट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप होता है। अभी मुझे सही से तो ध्यान नहीं आ रहा, मैं रेफरेंस के लिए टेबल लगा दूंगा जिसमें पॉइंट्स की कैलकुलेशन बताई हुई है। और 8777 आप ले आते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके स्कोर ऑलरेडी दूसरे फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा है तो आप कम भी ला सकते हो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ कितना भी काम कर सकते हो दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल, लास्ट 3 ईयर्स के अंडर जो वर्क एक्सपीरियंस होगा आपका वो काउंट होगा कनाडा में। और बैक होम में आई गेस लास्ट 10 ईयर्स देखते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में आपने कितना काम किया हुआ है। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव यहाँ पे हो, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपका हस्बैंड हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, तो ये चीज़ें हैं। अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे PR हैं तो उनके भी कुछ पॉइंट्स आपको 5 या 10 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद एक PNP होता है दोस्तों। अगर PNP को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ अभी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं तो यहाँ है, PNP यहाँ पे है, वो एक तरह से आपको यहाँ PNP का मतलब है दोस्तों प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो यहाँ पे 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं। तो इन 10 प्रोविंसेस में से और 3 टेरिटरीज के भी प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं। अगर आप इन किसी प्रोविंसेस से PNP लेने के ले लेते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया अलग अलग उनके होते हैं कि भाई ड्रॉ किस कैटेगरी के निकाल रहे हैं। कोई वर्क, बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस वर्क कैटेगरीज के अंडर ही होता है ये। तो अगर आप PNP ले लेते हैं और उसके बाद अपना टाइम पीरियड वहाँ मेंटेन कर लेते हैं, कुछ PNP मिलने के बाद आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि जिसके बाद आपको PR लेने से हार्डली 1% ही कोई चांसेस होंगे अलग अलग, जिसकी वजह से आपकी PR नहीं आएगी। अदरवाइज PNP होने के 1 साल के अंदर अंदर आप PR हो जाते हो। तो आप इस रास्ते के थ्रू भी आ सकते हो। जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे, आप टेम्प्रेरी रेजिडेंट हो, बी इट विजिटर वीज़ा, बी इट ऑन ए क्लोज्ड वर्क परमिट, बी इट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज अ PGWP होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर। तो यहाँ के बाद आप PNP ले सकते हो और उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री आ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में दोस्तों रास्ता क्लियर था। मैं जब यहाँ आया तो इंडिया से मैंने बैचलर्स डिग्री करी थी, तो मुझे बैचलर्स डिग्री के पॉइंट मिलने थे और मेरा पाथ था कि मैं यहाँ आऊँगा, 1 साल NOC-B की जॉब करूँगा। मेरा दोस्तों बैक होम 3 साल का खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड का वर्क एक्सपीरियंस था। तो मुझे यहाँ CEC के लिए एलिजिबल होने के लिए 8777 उस टाइम मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने था नहीं कि भाई 8777 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स बन रहे थे बिकॉज मेरा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था पीछे। मेरा मेन टारगेट था दोस्तों उस टाइम पे कि सिर्फ एक साल काम कर रहे हैं किसी NOC-B कैटेगरी की जॉब में, क्योंकि NOC-B से नीचे वो कंसिडर नहीं होते। मिनिमम जो है एलिजिबल होने के लिए CEC के लिए वो NOC-B था उस टाइम। जॉब टियर सिस्टम में हो चुका है, टियर 1 2 3 4 है। मतलब बेसिकली इन्हीं को डिवाइड कर दिया जॉब्स को इन टियर के अंदर। तो 1 साल का दोस्तों मुझे काम करना था, उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाता मतलब CEC के लिए। और IELTS के मेरे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के इतने ज़्यादा पॉइंट्स का दिक्कत नहीं था। अगर 6 भी आ जाता ओवरऑल हर एक सेक्शन में तो भी मेरे 470 से ऊपर 480 के आसपास मेरे बनते थे शायद। तो यही टारगेट था। पर जैसे जैसे मेरी जर्नी यहाँ पे बढ़ी, यहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि PR होनी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि उस टाइम पे PR होती थी 470 के आसपास। पर आज का सिनेरियो दोस्तों ये चल रहा है, बहुत लंबे टाइम तक तो CEC ड्रॉन्स नहीं आए थे। अभी रिसेंट ही मैं कहूँगा आई थिंक मई या जून से CEC के ड्रॉज आने स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले आई थिंक 2 साल तक CEC के ड्रॉज नहीं आए थे। अलग अलग बाकी ड्रॉज आते रहे थे। FSW के तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, जो बाहर से आप अप्लाई करते थे डायरेक्ट PR। पहले बाहर से बहुत बंदे आए हुए हैं, क्योंकि उनकी हो जाती थी यार आराम से 470 के आसपास, 470 से नीचे भी हो जाती थी। और जो CEC के उस टाइम ड्रॉ आते थे दोस्तों, वो तो काफ़ी इजी थे, मतलब 420
390 इस तरह के पॉइंट्स देखे हैं मैंने इस रेंज में, 430 मैक्सिमम। तो इस रेंज में आपके पॉइंट्स तो बहुत इजी था। पर अब जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, FSW का तो कोई ड्रॉ आया नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और CEC के जो ड्रॉज आ रहे हैं दोस्तों 436, 440 और सॉरी 536, 540 और तो ये धीरे धीरे ऊपर जाके बढ़ते गए हैं अब, क्योंकि ड्रॉज इनविटेशन जो है कम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए ड्रॉ का जो स्कोर है वो काफ़ी हाई जा रहा है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है दोस्तों, मेरे ख्याल से 1 साल तक तो ऐसा सिनेरियो रहेगा। अगर आपकी 500 से नीचे पॉइंट्स हैं तो आपके लिए इनविटेशन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी पूल में बहुत ज़्यादा फाइलें लगी हुई हैं जिनका स्कोर 500 से काफ़ी ऊपर है। तो दोस्तों ये सब हुआ, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। यहाँ पे आपका होता है कि आप अगर PGWP लेने के लिए अगर आपका एलिजिबल होना है तो आपको यहाँ पे आके स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप 1 साल की स्टडी कर रहे हो दोस्तों, जो बेसिकली 2 सेमेस्टर की होती हैं, सेमेस्टर यहाँ 4 महीने का होता है। तो अगर आप 2 सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप दोस्तों 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल की स्टडी कर रहे हो तो आप 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और 3 साल का वर्क परमिट एक सेफ टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आप अगर जॉब ढूंढोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब आप अप्लाइड स्टेटस पे होते हो, जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, आप अप्लाइड स्टेटस पे आ जाते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें भी टाइम लगता था दोस्तों, पर उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैंने जब अप्लाई करा था तो मेरा अप्लाइड स्टेटस 4 महीने तक रहा, 4 महीने बाद मुझे वर्क परमिट मिला था। तो उसमें वो भी अच्छा खासा टाइम होता है, आप जॉब ढूंढ सकते हो। पर इस टाइम दोस्तों जॉब का सिनेरियो, जॉब मार्केट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो इतनी इजीली जॉब मिलती भी नहीं है बच्चों को। और ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, जो जॉब मिलती है, क्या कहते हैं, जॉब इतनी इजीली मिलती नहीं है, इसलिए सेफ साइड है कि आप एटलीस्ट 2 साल की स्टडी कर लो, जो कि मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स 2 साल की ही स्टडी करते हैं। बैचलर्स डिग्री भी कर सकते हैं, पर वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ के स्टडी करते हैं, उनकी ट्यूशन फी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होती है यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ एक सेम सेमेस्टर के $3000 पे कर रहा है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसी चीज़ के 9 से 10,000 डॉलर्स के बीच में पे कर रहा होगा। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करते हुए काफ़ी बंदे 2 साल का डिप्लोमा ले लेते हैं बेसिकली, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट, और फिर उसको दोबारा एक्सटेंड करा लेते हैं 1 साल के और में। पहले वो भी इजी था, अब कॉलेज चेंज करना, कॉलेज भी बहुत बच्चे चेंज करते हैं। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में, इंडिया से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यहाँ की पब्लिक में ले लिया, जो थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में फ़िक्र करता है। कई बंदे आगे यहाँ फ़िक्र नहीं करते, यहाँ से पब्लिक कॉलेज में आते हैं, थोड़ी स्टडी मुश्किल लगती है, प्राइवेट में ले लेते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, कोई वकील के साथ सेटिंग कर लेंगे, पैसे वैसे देके कुछ ना कुछ किसी तरह से PR कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ होता था दोस्तों एक LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर आपके नाम पे LMIA अप्रूव्ड हो जाती थी, LMIA बेसिकली एक क्लोज वर्क परमिट है दोस्तों, जिसमें आप, एक एम्प्लॉयर आपके बेसिस पे इमिग्रेशन ऑफिस में एक एप्लीकेशन डालेगा कि भाई ये बंदा मुझे ज़रूरी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे अपनी लोकल मार्केट में ट्राई किया किसी को हायर करने का, पर मुझे कोई भी इस तरह का बंदा नहीं मिला जो स्किल्स इस बंदे के पास हैं, उस तरह की स्किल्स किसी बंदे में नहीं मिली जो एसेंशियल है मेरे बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये एम्प्लॉयर को प्रूव करना होता है। यहाँ पे भाई काफ़ी सारे लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के साथ मिलके इस चीज़ की सेटिंग करते हैं। लॉयर्स बोल लो आप उन्हें, कंसल्टेंट बोल लो, शेडी कंसल्टेंट्स काफ़ी सारे कर रहे थे। अब वो बिज़नेस एक तरह से बिज़नेस ही था। ये जो LMIA बिकती थी दोस्तों 35,000 40,000 ऐसे में बिकती हैं LMIA, क्योंकि LMIA दोस्तों पॉइंट्स हो जाते थे। 2 तरह की LMIA थी, एक से जो आपका एम्प्लॉयर है वही आपको स्पॉन्सर करते हैं जहाँ आप काम कर रहे हो, तो उसके 50 पॉइंट्स होते थे। अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर से करवाते हो स्पेसिफिकली जो आपके लिए फाइल अप्रूव करवा रहा है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है
वो उसी टाइम कर सकता है आई थिंक, जब तक आप ओपन वर्क परमिट पे हो, जैसे कि PWP हो गया या कुछ और। पर जो दूसरी LMI आप अप्रूव कराते थे जिसके 200 पॉइंट्स थे, वो क्लोज वर्क परमिट में आ जाती थी। तो अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स हट रहे हैं, आगे से LMI ऑब्वियसली मिलेगी, आप वर्क परमिट, आपको क्लोज वर्क परमिट मिलेगा, पर जो इस चीज़ के पॉइंट्स मिलते थे 50 और 200 वो नहीं मिलेंगे। तो आगे ये जो बिज़नेस है शेडी मार्केट कंसल्टेंट्स का, ये काफ़ी कम हो जाएगा। पर इस चीज़ से लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा दोस्तों, जो पॉइंट्स अभी 540 तक गए हुए हैं वो धीरे धीरे करके नीचे आएंगे, वो 520 आएंगे, 510 आएंगे, 500 आएंगे। जो नॉर्मल सिचुएशन चलती थी 470, आई थिंक वो 480 490 के आसपास आ जानी चाहिए 6-7 महीनों के अंदर अंदर। ये जो रूल है ये अप्लाई होगा नेक्स्ट, मतलब आने वाली स्प्रिंग से। तो वो स्प्रिंग अभी फिक्स नहीं है, एक ओपन सा हो गया है, वो कभी भी हो सकती है, वो मार्च में हो सकती है, अप्रैल मई में हो सकती है। यूजुअली जो समर इनटेक स्टार्ट होता है वो मई से होता है, तो आई होप कि शायद मई से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो दोस्तों LMIA का ये प्रोसीजर था। LMIA के आपके पॉइंट्स मिलते थे, उसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते थे। तो ये सिनेरियो था दोस्तों। अब बात करते हैं मेरी। मैंने जैसा डिस्कस किया, मैंने 2 साल की स्टडी लिया, उसके बाद मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला। वर्क परमिट पे आने के बाद मेरी फर्स्ट स्ट्रगल यही थी कि भाई NOC-B की जॉब लेनी है, 1 साल कंप्लीट करना है, उसके बाद अपना आप एलिजिबल हो जाओगे CEC फाइल के अंदर, CEC कैटेगरी के अंदर, और PR आ जाएगी। तो NOC-B के लिए अब जैसे LMIA का बिजनेस था वैसे NOC-B का भी था। पेरोल यहाँ रन होते थे कि भाई आपका कोई ऑफर लेटर दिखा देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पेरोल रन करा देंगे, जितने भी टैक्सेस आप पे करना खुद, क्योंकि सैलरी के ऊपर इनकम वो टैक्स पे होता है एम्प्लॉयर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, तो वो टैक्सेस आप ही को देने हैं। और बाकी जो ऊपर का खर्चा है, टोटल मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार इस चीज़ के भी लगते थे। तो इस चीज़ की भी मतलब काफ़ी ट्राई करके जॉब अलग अलग, कम से कम 20 तरह की जॉब करी होंगी मैंने टोटल। और जहाँ भी जाते थे बात करते थे, कहीं एम्प्लॉयर एश्योर भी करते थे कि चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, काम करो, देखते हैं, काम अगर अच्छा रहेगा तो लास्ट में आपको लेटर भी दे देंगे कि हाँ NOC-B कैटेगरी में एम्प्लॉयड था। तो पर वो एक तरह से है ना, मतलब बिल्कुल वाइट काम नहीं था, उसमें थोड़ा ग्रे एरिया था, जिसको आपको अपनी मेहनत करके इस तरह से प्रेजेंट करना था कि भाई ये वाइट ही लगे। अपनी तरफ से खुद डॉक्यूमेंट्स एडिट करके, एडिट इन द सेंस खुद फॉर्मेट तैयार करके एम्प्लॉयर को देना, एम्प्लॉयर उस पर बस साइन कर देगा। तो ये सीन था। तो ये सब काम करते करते दोस्तों मुझे सिक्योरिटी का काम मिला। सिक्योरिटी में मैं मतलब पहले एज ए नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड काम करा मैंने काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ में। उसके बाद मैं प्रमोट हुआ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पे। यहाँ दोस्तों रेफरेंस ने भी काफ़ी हेल्प करी। रेफरेंस काफ़ी काम करता है यहाँ पे। अगर आपने किसी और लोगों की वीडियो देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी ने जिक्र करा होगा कि भाई रेफरेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ यार, जितने भी लोगों से बना सकते हो, कुछ नहीं पता कब कौन कहाँ आपकी हेल्प कर दें, है ना। तो रेफरेंस पे आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। आपका रेज्यूमे सबसे पहले परफेक्ट होना चाहिए। जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, तभी आपके पास इंटरव्यू का चांस आएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक करो तो जॉब आपको मिल सकती है। जॉब अच्छी हो नहीं हो, मतलब स्टार्टिंग में इतना सोचना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग की आपकी प्रायोरिटी PR ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप PR लेना चाहते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हो फिर तो आप भाई मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 90% से ज़्यादा लोगों का यही होता है भाई, इतने अगर स्टडी करी है, मेन मोटिव ज़्यादातर लोगों का PR लेने का है। तो हाँ, तो अच्छे से आप तैयारी करो, स्किल्स वगैरह अपनी ध्यान दो, क्योंकि आपके पास स्किल होगी तो ऑब्वियसली जॉब भी आपको मिल ही जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, कम ज़्यादा, पर कभी ना कभी तो मिल ही जाती है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 साल का वर्क परमिट, क्योंकि अगर आप 1 साल जॉब का निकाल दो तो आपके पास 2 साल हैं, कुछ भी टाइम ऊपर नीचे हो जॉब ढूंढने में, जॉब बाई चांस चली जाए,
मान लो 6 महीने आप इस जॉब में काम किया, पर 6 महीने का एक्सपीरियंस बचा हुआ है, किसी भी कारण से आपकी जॉब छूट जाए, आपको कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, तो आप दूसरी जॉब ढूंढने में उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये था। उसके बाद क्या कहते हैं, तो ऐसे करते करते दोस्तों सुपरवाइज़र की जॉब मिली मुझे। जॉब मैंने कंप्लीट करी 1 साल। 1 साल की जॉब कंप्लीट होने के बाद मैं फिर वही सीन था मेरा, मैं टेंशन फ्री था कि यार आइल्स पे तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी वीज़ा के टाइम पे 6.5 आ गए थे मेरे, तो मैं कहा यार इतने तो आ ही जाएंगे। तो मैंने आइल्स दिया। अब यहाँ से असली स्ट्रगल स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद मैं एक बार कर गया था, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ 1 साल का, मैं कहा चलो अब तो जैसे तैसे अप्लाई कर ही दूँगा, टाइम पे वो आ जाएगी। पर स्कोर देख रहे थे दोस्तों, उस टाइम तक स्कोर चले गए थे 500 के ऊपर। तो मैंने अपना पहला आइल्स दिया, उसमें मेरे 7 बैंड आए थे। आई थिंक एक में मेरे 8 आ गए थे और बाकियों में थोड़े कम थे, मतलब 7 नहीं थे। नहीं, पहले में आए थे दोस्तों मेरे 2 में 6.5 थे, 2 में 6 थे, तो ओवरऑल 6 या शायद 2 में 7 थे, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं अपना TRF लगा दूंगा फर्स्ट वाला, मेरे ख्याल से 7 थे। तो फर्स्ट में मेरे 7 आए, पर वो जो स्कोर था वो 8777 नहीं आया। तो मैं अपनी फाइल लगा दी पूल में, मेरे स्कोर बने थे दोस्तों 481। अब जो नॉर्मल स्कोर था वो था 470, जो पहले रहता था जिस टाइम में आया था। तो उस टाइम की प्लानिंग के हिसाब से तो भाई वो अच्छा स्कोर था, पर आज की जो सिचुएशन चल रही थी उसमें तो कोई चांस लग नहीं रहा था, क्योंकि तब तक स्कोर 410 के आसपास चला गया, 510 सॉरी, तब तक स्कोर 510 के आसपास चला गया था। और 510 पे जैसे स्कोर था तो फिर समझ आ गया कि भाई बिना आइल्स के तो कुछ हो नहीं सकता। एक ऑप्शन था कि फ्रेंच कर लो, तो फिर यूं ही था यार इंग्लिश पे ही ध्यान दे ले, है ना। फ्रेंच में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। फ्रेंच में कम से कम आपको अच्छी डेली आप 3-4 घंटे दे रहे हो डेडिकेटेड, तो उसके बाद क्या कहते हैं आपको कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग जाए। मैं कहा यार ये तो, और वो भी आप श्योर नहीं हो, आप मतलब कर ही लोगे या नहीं कर लोगे। वो तो जिस बंदे को कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो अपने ऊपर कि हाँ यार मैं बोल लूँगा, मैं ये एक्सेंट समझ लूँगा, एक्सेंट बोल लूँगा, लिख लूँगा। और एक और पार्ट होता है ना, कौन सा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तो पढ़ भी लूँगा। पढ़ तो चलो पढ़ लेगा, बाकी सारी चीज़ें तो मैं उस रास्ते नहीं गया। मैंने सोचा कि यार अपना इंग्लिश पे ही ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने दोस्तों जब मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में था एक ऑप्शन था कि ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया कंसिडर ज़्यादा इसलिए नहीं करा था मैंने, क्योंकि यही सुना था थोड़ी सी मुश्किल है वहाँ PR। कनाडा में कंपैरेटिवली आसान थी उस टाइम पे, तो कनाडा ही चुना। वहाँ स्टडी वीज़ा भी थोड़ा आसान बताते थे, क्योंकि उस टाइम क्या अब भी वहाँ पे PT ही होता था। तो सभी बोलते थे यार PT आइल्स के कंपैरेटिव आसान रहता है, PT दे दो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो मुझे था, मतलब ये बात सुनी थी। फिर इस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार चल PT ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ PR के लिए PT इन्होंने कुछ टाइम पहले एलिजिबल कर दिया था कि आप PT भी दे सकते हो। PT में भी इक्विवेलेंसी लाने के लिए 777 चाहिए थे, तो 777 लाने मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी नर्वसनेस वहाँ कम होती है, क्योंकि आपके सामने कोई इन्विजिलेटर नहीं था जैसा कि आइल्स में होता है। आइल्स में आपको स्पीकिंग एक इन्विजिलेटर के सामने बैठ के देनी होती है, वहाँ आपको कंप्यूटर पे देनी होती है। कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बोलना होता है, आपका टाइम पीरियड होता है सेम, मतलब उसी तरह से। पर जो फॉर्मेट है ना उसका दोस्तों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें आइल्स में तो चारों सेक्शन अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड हैं, पर PT में नहीं है। PT में दोस्तों दो सेक्शन मिले हुए हैं एक टास्क के अंदर। अब जैसे कंप्यूटर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बोलेगा आपके कान में, हेडफोन में वो क्वेश्चन आएगा, एक बार ही बोलेगा। उसके बाद आपको वो सुनना है, वो सुन के समझ के उसके बाद आपको उसका जवाब बोल के देना है। तो इसमें दोस्तों लिसनिंग और स्पीकिंग 2 सेक्शन कंबाइन हो गए। सेम ऐसे है दोस्तों, कंप्यूटर कुछ बोलेगा और आपको क्या कहते हैं
आपको राइट करना है वो आंसर। तो उसमें लिसनिंग और राइटिंग कंबाइन हो गया। एक पार्ट आ गया कि सामने क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिकली वो रीडिंग है और आपको राइट करना है, तो रीडिंग और राइटिंग के कंबाइन हो गए हैं। इस तरह से मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते चारों सेक्शन को अलग अलग, वो पॉइंट्स मतलब मिले हुए हैं आपस में एक तरह से, तो वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और सेम आपको 8777 लाना है तो 8 लेने होते हैं दोस्तों लिसनिंग में, और बाकी तीनों से सेक्शन में लेने होते हैं आपको 7। तो भाई मुझे ये रियलाइज़ हुआ वो एग्ज़ाम देने के बाद, जब मेरा रिज़ल्ट आया मैंने इवैल्यूएट करा, मेरे पॉइंट्स बढ़े थोड़े से, 10 पॉइंट्स बढ़ गए थे मेरे, लगभग 490 हो गए थे मेरे स्कोर। पर फिर भी वो सिग्निफिकेंट जंप नहीं आया था, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि आपका 8 आ नहीं सकता उसमें। बहुत ही मतलब विरले बंदे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल इंसान होगा जो 8 ले आए लिसनिंग में, क्योंकि 90 पॉइंट्स का एक सेक्शन है और लिसनिंग में 8 लेके आने के लिए आपके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स कटने चाहिए। अगर आपके 88 आए हैं तो आपके 8 आ सकता है, अगर 87 है तो 8 नहीं आएगा, आपका 7 आएगा। और बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई 88 लेके आना, क्योंकि आपको पहले तो पता ही नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं है चारों सेक्शन अलग अलग, कहीं भी एक भी आपका पॉइंट छूट गया तो वो। तो स्टडी वीज़ा के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप पीटी दे सकते हो, इजी है कंपैरेटिवली आइल्स के, पर पीआर के टाइम पे नहीं। तो दोस्तों 2 एग्ज़ाम मैंने ट्राई कर लिए, उसके बाद मैंने दोबारा, मैं क्या यार कुछ टाइम बाद डिले करा इस प्रोसेस को, उसके बाद मैंने दोबारा से फिर आइल्स दिया। उस टाइम दोस्तों मेरा थोड़ी सी तैयारी और ज़्यादा हुई उसमें, उस टाइम मेरा स्कोर आ गया दोस्तों लिसनिंग में 8 आ गए, तो जो कि एक अच्छी बात थी। पर बाकी तीनों सेक्शनों में मेरे 6.5 आए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों पीटी देने के बाद मेरा स्कोर बढ़ा था या नहीं, पर जो सेकंड टाइम मैंने आइल्स दिया उसमें मेरा स्कोर बढ़ा था ऑब्वियसली। अब मुझे स्कोर भी अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, 493 हो गया था शायद। तो इसमें यहाँ कहाँ कमी रह गई, 3 सेक्शनों में 0.5 के नंबर से रह गए। तो फिर मुझे था यार दोबारा तैयारी करूँ, मतलब अच्छा स्कोर था, मुझे एक तरह से लग भी रहा था यार शायद तुक्का बैठ गया है मेरा, है ना, कि एक में 8 आ गए हैं, बाकी तीनों में 6.5। नेक्स्ट टाइम दूंगा, पता नहीं ये स्कोर आएगा, इससे अच्छा इंप्रूव आएगा। अब मान लो 2 सेक्शनों में और इंप्रूव हो जाए 0.5 से बढ़ के, पर एक में भी अगर कम रह गया तो वहाँ फिर मुझे दोबारा अपीयर करना पड़े। एक टेस्ट की फ़ीस दोस्तों $380 के आसपास चल रही थी आइल्स के, और पीटी ये दोनों के सेम थे, $370-380। तो मैं यार ये बार बार पैसे भी ख़राब होते रहेंगे, थोड़ा सा एक दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो तब रिसर्च करते हुए सामने दिखा कि एक सेलपिप करके कनाडा बेस्ड एग्ज़ाम है जो यहीं की एजेंसी लेती है, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड समथिंग समथिंग करके सेलपिप है। तो सेलपिप का स्कोर दोस्तों मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी, काफ़ी सारी वीडियोस में ये सामने आया कि आपका सेलपिप का स्कोर जो है वो इजी रहता है अचीव करना कंपेयर टू आइल्स। तो एक वीडियो में किसी ने बताया, अगर आपके सेम सिनेरियो बताया जो मेरा रिजल्ट था, 7 और 3 में 666, सॉरी 8 और 666.5 सॉरी तो सेम सिनेरियो था। उसने कहा भाई अगर आपके किसी सेक्शन में 6.5 है, तो अगर आप सेल्पिप दे रहे हो, आइल्स में अगर आपका 6.5 है, आप सेल्पिप दे रहे हो, तो आपके इजीली 7 और 7.5 तक बन सकते हैं। तो मैंने देखा यार 7 अगर बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है तो भाई मैंने तैयारी स्टार्ट करी, मैं क्या सेल्पिप ही देना है। तो नेक्स्ट मैंने सेल्पिप की तैयारी करी। सेल्पिप की देखो, सेल्पिप है आसान, पर उसका फॉर्मेट है ना बिल्कुल डिफरेंट है। पीटी का फॉर्मेट फिर भी आइल्स से मिलता जुलता है, पर सेल्पिप का जो फॉर्मेट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं इस वीडियो में भी समझा नहीं पाऊँगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो आप खुद देखना, मेरी सजेशन है। उसमें फॉर्मेट समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितना भी लग सकता है भाई। मैंने 2 महीने की तैयारी दी उसमें, फॉर्मेट उसमें समझा, उसमें प्रैक्टिस करी, उसमें मॉक एग्ज़ाम्स लगाई, 7-8 मॉक एग्ज़ाम्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं 2 एग्ज़ाम्स तो फ्री हैं, उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आप भाई मैं कहूँगा सारे लगा लेते हो, उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे 2 महीने का टाइम लगा दोस्तों ये सब करने में, और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर यही टेंशन रहती है यार, पता नहीं स्कोर कब आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा।
स्कोर आया भाई, क्या कहते हैं, स्कोर मतलब छप्पड़ फाड़ी स्कोर आ गया। मुझे यकीन सा नहीं हुआ। तो उसमें होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 12 तक इसमें होते हैं। जैसे आइल्स में 9 तक है और पीटी में 90 का स्कोर होता है, इसमें 12 तक है। पर अगर आप 10 से 12 के बीच में ले आते हो तो वो मैक्सिमम स्कोर है, मतलब आइल्स के 9 के इक्विवेलेंट है वो। उससे नीचे जो भी है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो स्कोर आया वो आइल्स की इक्विवेलेंसी बताता हूँ। मेरे एक में तो आगे 8, लिसनिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं किस में आए थे। एक सेक्शन में मेरे 8 आ गए और 3 में मेरे 9 आ गए। तो जहाँ दोस्तों 8,777 लेके आने थे, वो चीज़ कन्वर्ट होगी 8,999 में। मतलब, और उसके बाद ऐसा जंप लगा मेरे पॉइंट्स में। मैं 490 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। ये स्कोर आने के बाद दोस्तों मेरे पॉइंट्स हो गई 526। तो बस मतलब फिर, और जो ड्रॉ चल रहे थे उस टाइम 510 से लेके 520 के बीच में चल रहे थे। 510 515 ऐसे ऐसे आ रहे थे। तो मैं क्या यार, ये तो मज़े आ गए। तो भाई फटाफट मुझे खुद यकीन नहीं हुआ है ना कि अच्छा यार, इतना ज़्यादा मैं काबिल हूँ थोड़ा सा। क्योंकि स्टडी वीज़ा लगाते हुए तो यही होता था कि यार 6 आ जाए बस किसी तरह, और वो 6 करके 9 तक मैं आ गया। 9 का मतलब तो भाई हाई लेवल के बंदे हो गए हैं, कॉर्पोरेट में जो धड़ाधड़ इंग्लिश मारते हैं उस तरह की होगी, पता नहीं। पर हाँ, मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद नहीं है। मैं बोलूँगा उसका फॉर्मेट ही थोड़ा आसान है सेल्फ पिप का। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, सेल्फ पिप इज़ द ऑप्शन फॉर यू, अगर आपका आइल्स और बीटी में कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, तो भाई 526 आ गए। मैंने पूल में अपनी फ़ाइल डाल दी। पीआर की फ़ाइल क्रिएट करने की आई थिंक $1,600 के आसपास मेरी टोटल एप्लीकेशन फ़ीस थी उसकी। तो वो सबमिट करी। उसके बाद कुछ ही दिनों में मेरा ड्रॉ आ गया, अराउंड सितंबर के टाइम पे, 25-26 सितंबर के आसपास। तो मेरा ड्रॉ आ गया दोस्तों, 25-26 से भी पहले आ गया, 18-20 तारीख के आसपास, 18 को आया था शायद। तो ड्रॉ आ गया। ड्रॉ आया था वो 509 पॉइंट्स का, क्योंकि उससे पहले 3-4 बड़े बड़े ड्रॉ आए थे। उसमें 4,000 इन्विटेशन आए हुए हैं, 3,500 इन्विटेशन आए हुए हैं। ऐसे कर करके चार ड्रॉज काफ़ी बड़े बड़े इन्विटेशंस के साथ आए थे। तो वो पॉइंट्स थोड़ा सा कम आ गया था। तो मेरा जो इन्विटेशन आया वो आया था 509 के ड्रॉ में। ड्रॉ नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर भाई उस टाइम फिर क्या बताएं, मतलब है ना, अलग ही खुशी उस टाइम लगा कि जो मेहनत करी इतनी सारी, स्टार्टिंग से लेके अब तक की टेंशन, स्टडी के बाद वर्क परमिट अप्लाई करना, फिर काम ढूंढने, अलग अलग काम ढूंढने के बाद नौकरी की जॉब ढूंढना, उसे फिर लगन के साथ 1 साल तक काम करना, और उसके बाद फिर दोबारा आइल्स देना, अच्छा स्कोर लेके आना, आइल्स के लिए इतनी स्ट्रगल। तो तब लगा कि हाँ भाई थोड़े अच्छा रहा। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट करी, क्या कहते हैं, लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने का आपको टाइम मिलता है, 60 डेज़ का, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो मैंने 57 या 58 डे पे अपनी फ़ाइल सबमिट करी थी, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सॉर्टेड थे। मेरी एजुकेशन का काम सॉर्टेड था, मैंने वेस्ट ऑलरेडी करवाई हुई थी। मेरी एज वगैरह तो इसी में काउंट हो जाती है। तो बैक होम मैंने वेस्ट कराई हुई थी, यहाँ पे मेरा 2 साल की स्टडी हो गई थी। तो स्टडी के पॉइंट्स हो गए थे। स्टडी का जो ऑप्शन था, एक तो जैसे पहले हाई स्कूल आता है, उसके बाद डिप्लोमा आता है, उसके बाद बैचलर्स डिग्री आती है, उसके बाद नीचे आती है मास्टर्स डिग्री, और इन दोनों के बीच में आता है 2 और मोर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री, आउट ऑफ विच वन इज़ ऑफ 3 years बैचलर्स डिग्री। तो एक बैचलर्स डिग्री होनी ज़रूरी है, उसके साथ आप कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करा हुआ है, तो वो कैटेगरी थी। मास्टर्स और बैचलर्स के बीच में उसके मेरे पॉइंट्स बने थे। स्टडी के बाद मेरे फिर यहाँ के जॉब के एक्सपीरियंस बना था 1 साल का। मैं दोस्तों जॉब 2 साल भी कंटिन्यू कर सकता था, पर मैंने 1.5 साल करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी जॉब थी दोस्तों नाइट की, और शाम का टाइम होता था, शाम को 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का टाइम होता था। तो वो फिर मैंने छोड़ दी थी यार, 1 साल का तो हो ही गया है। हालांकि उस टाइम मेरे स्कोर नहीं बन रहे थे, तो मैं वो करके उसमें अगर 2 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता तो 12 या 13 पॉइंट्स और बढ़ जाते मेरे। तो अगर मैं 490
पे आ गया था तो 500 के ऊपर चला जाता, 503 504 तक मेरा स्कोर चला जाता। पर मैंने ये रिस्क लिया कि यार छोड़, 1 साल तो हो ही गया, अपना इंग्लिश पे ही ध्यान दे, इंग्लिश पे तू कर सकता है। तो इंग्लिश का बस वही है, टारगेट 777 का था, टारगेट से काफ़ी ऊपर ही जंप लग गया मेरा। तो इंग्लिश होगी दोस्तों मेरी। उसके बाद जो मेन था दोस्तों मेरा था बैक होम का वर्क एक्सपीरियंस, इंडिया में जो मेरा था। अब वहाँ पे दोस्तों अगर मैंने जॉब करी होती तो वो सिंप्लीफाइड होता, उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी। पर मेरा था सेल्फ एम्प्लॉयड का वर्क एक्सपीरियंस, खुद का बिजनेस था, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होती हैं। आपको क्लाइंट्स के साथ जो आपने डील करा हुआ है उनसे आपको रेफरेंस लेटर लेने होते हैं, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी ज़्यादा हैं वो प्रोवाइड करो। उसमें आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो वो हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है वो हो सकती है, जितने भी कोई यूटिलिटीज़ के बिल आए हैं उस बिल्डिंग के नाम पे आपके नाम पे आए हैं वो हो सकते हैं। आप दूसरी पार्टी से ऑब्वियसली रेफरेंस लेटर लिखवा सकते हो। उसके बाद आपके बिज़नेस के ITR रिटर्न्स होते हैं जो आपके नाम पे होंगे, ऑब्वियसली अगर आप उसके ओनर हो तो वो हो सकते हैं। आप अपने बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करो जिसमें कैश फ्लो दिखे, है ना, पीछे के सालों का, तो वो हो सकता है। और भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सको। आपको दूसरों से जो रेफरेंस लेटर लिखवाना है उसमें आपकी जॉब टाइटल मेंशन होना चाहिए, जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होनी चाहिए, आपके वर्किंग आवर्स मेंशन होने चाहिए वीक के। तो ये सब होता है दोस्तों। अब मैंने इसी में बस मुझे 1% थोड़ा डाउट है कि इसकी वजह से शायद कोई दिक्कत ना जाए, पर 99% आई एम होपफुल कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टडी वीज़ा अप्लाई करते वक्त मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी थी। अब उसके डिटेल्ड में डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं। उस टाइम पे इतना डिटेल नहीं था, उस टाइम पे एक SOP थी और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे। तो अगर मेरा स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया था तो ऑब्वियसली मेरी PR की फ़ाइल भी अप्रूव हो जानी चाहिए। और क्या है हाँ, तो इसी चीज़ को लेके थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि ये सब रेफरेंस लेटर इकट्ठे कराना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब इकट्ठे कराना, इनवॉइसेस आप रख सकते हो जो आपको दूसरी पार्टी से मिले होंगे या आपने किसी दूसरी पार्टी के नाम पे इशू करे होंगे, तो ये सारी चीज़ें ढूंढने में, रेफरेंस लेटर कलेक्ट करने में, इनमें थोड़ा टाइम लग गया। इनको आप नोटरी करवा सकते हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सब करें, इनमें टाइम लग गया अच्छा खासा। तो लास्ट के 2-3 दिनों में मैंने सबमिट करी। और एक मेन चीज़ है दोस्तों, PCC, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो जब मैं आ रहा था दोस्तों स्टडी वीज़ा के टाइम पे, उस टाइम भी मैंने लिया था, उसको बोलते हैं कि वो एक्सपायर नहीं होती अनटिल और अनलेस आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ 6 महीने टाइम नहीं बिताते। और जैसे ही मैंने बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा होने के बाद मैं जब इंडिया गया तो क्या कहते हैं, वहाँ मैंने 2 महीने लगाए। वैसे बोलते हैं कि अगर 6 महीने से आप ज़्यादा रुके हो किसी कंट्री में तब तक के लिए वो वैलिड है आपकी PCC जो आपने एक बार करा ली है। पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेने जा रहा था, तो मैंने उसकी जगह एक नई अप्लाई कर ली। उसमें दोस्तों तकरीबन मेरे 6 हफ्ते लग गए थे। तो PCC अपना टाइम पे करा लेना दोस्तों जब आप यहाँ पे हो, जब आप सोच रहे हो कि फ़ाइल लगानी है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। आपके पास टोटल 2 महीने का टाइम होता है, जिसमें से 1.5 महीने के आसपास आपका PCC आने में लग जाते हैं। और बस यही था दोस्तों, इस तरह से मेरा इनविटेशन आ गया। इनविटेशन मेरा आया था क्या कहते हैं सितंबर में। नवंबर 16 को मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी थी। अभी तकरीबन 40 दिन हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले दोस्तों मेरी बायोमेट्रिक हुई है, 24 दिसंबर को। 23 को मेरे पास एक मेल आया कि आपको बायोमेट्रिक देने के लिए आना पड़ेगा। तो सर्विस कनाडा में आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है उसके लिए। मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी, नेक्स्ट डे की मुझे मिल गई लकीली, क्योंकि उसके बाद तो हॉलीडेज़ थी, फिर जनवरी में ही जाके अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो मेरी 24 को बायोमेट्रिक हो गई है। अब देखो 3 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तो फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी ही रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो असली खुशी तो तभी होगी। अब तक तो थोड़ा सा डाउट है क्या रहे क्या नहीं रहे, पर आई एम वेरी होपफुल कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों ये प्रोसीजर था उस टाइम पे। अभी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा LMIA से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं। स्टडी
परमिट के बाद वर्क परमिट जब आपको अप्लाई करना होता है तो उस टाइम भी अब इन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है कि आपको क्या कहते हैं, आपको दोबारा से एक बार आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फ्रेंच का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। उसमें आई थिंक 5.5 या 6 बैंड्स लेके आने पड़ेंगे एक बार दोबारा, जो कि अजीब सी बात है। मतलब आप जब पर स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो उस टाइम पे आप आइल्स देते हो, उसके बाद यहाँ आप स्टडी करते हो 1 साल या 2 साल, तो यहाँ सारी स्टडी इंग्लिश में करने के बाद भी आपको दोबारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो अजीब सी बात है, पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि यहाँ दोस्तों काफ़ी सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने दोस्तों से ही रहते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, तो ज़्यादा इंग्लिश मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती नहीं है। ये यहाँ के कल्चर में दिख रहा है। काफ़ी सारी वीडियोस इस तरह की हुड़दंगबाजी की सामने आती है, जिससे कि यहाँ के लोगों को मतलब इन लोगों की ही डिमांड थी, इन लोगों में गुस्सा था कि इतनी मास इमिग्रेशन कर दी है, मास डिपोर्टेशन की डिमांड अब चलती है कि इन्हें वापस भेजो। तो इस चीज़ को देखते हुए कि बंदे भाई कैनेडियन कल्चर में एक्यूमुलेट हो रहे हैं खुद को, अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से आए थे वही कल्चर यहाँ कैरी कर रहे हैं। तो मेन क्योंकि उन्हीं बंदों को ये PR देना आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहले तो भाई मास लेवल पे PR बटी हैं जो भी सिनेरियो रहे हैं। इमिग्रेशन के टारगेट्स भी इन्होंने कम कर दिए हैं काफ़ी, और आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली ये जो नंबर ऑफ पीपल जिन्हें इनविटेशन देना इन्होंने PR का, वो धीरे धीरे करके कम करते आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस इससे पहले भी हुए थे, जैसे आपको GIC दिखानी होती थी। GIC पहले 10,000 थी, उसको 20,000 करके बढ़ा दिया, और ये SDS कैटेगरी के अंडर आता है दोस्तों। SDS का मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी रियायतें दी थी। मतलब आपको अबव एंड बियॉन्ड जाके ये सब नहीं प्रूव करना था कि भाई मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, अब आपको वो करना पड़ेगा। उसमें SDS में सिर्फ ये था कि भाई आप 1 साल की ट्यूशन फी पे कर दो ऑलरेडी, और GIC जो थी 10,000 कर दो। उसके बाद उन्होंने GIC का अमाउंट बढ़ा दिया था 20,000। अगर आप ये शो कर रहे हो तो आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे। आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए आइल्स में, और आपकी जो बैकग्राउंड स्टडी हो वो रेलिवेंट होनी चाहिए, जो नेक्स्ट आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को। पर अब मेन जो आ गया है वो आपको फाइनेंसेस अच्छे से शो करने पड़ेंगे कि भाई वी आर कैपेबल इनफ कि हमें अगर वहाँ काम भी ना मिले, हम काम ढूंढने नहीं जा रहे, वहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं, काम मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बगैर जो हमारे खर्चे हैं हम उसको उठा सकते हैं खुद, इतने हम फाइनेंशियली स्टेबल और सफिशिएंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और PR से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में बात ही करी थी। अगर आप PR में इंटरेस्टेड हो तो गवर्नमेंट के जो टारगेटेड ट्रेड्स ऑक्यूपेशंस हैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप स्टडी लेके आओ तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी PR के लिए भी और आपके करियर पर्सपेक्टिव से भी। तो जो इन डिमांड है यहाँ हेल्थ केयर है, ट्रेड्स के ऑक्यूपेशन है, आप फ्रेंकोफोन हो तो उनके लिए इनकी काफ़ी ज़्यादा रियायत है। आप अगर फ्रेंच आपको आती है तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अब वो फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दूसरे प्रोविंसेस में मूव हो के कहीं ना कहीं से PNP का जुगाड़ हो जाता था पहले, क्योंकि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया सबसे फेमस प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, वैंकूवर और टोरंटो जहाँ पढ़ते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं आते थे, बाकी प्रोविंसेस में कम माइग्रेट करते थे। तो पहले ये ऑप्शन भी था कि आप दूसरे प्रोविंसेस में जाके जो लेस पॉपुलर हैं वहाँ जाके आप सेटल होने की आपकी इंटेंशन है, तो वो प्रोविंसेस आपको थोड़े से इजी नॉर्म्स पे, यहाँ पे जैसे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वहाँ पे कई जगह 6 मंथ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। यहाँ NOC B का रिक्वायरमेंट थी, कई प्रोविंसेस में था कि कोई भी किसी भी कैटेगरी की आप जॉब कर लो, NOC D की, NOC C, NOC D, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते थे। पर अब वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, बच्चों की बाहर जाके दूसरे प्रोविंसेस में जाके भी PNP इतनी ईजिली नहीं मिल रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारे बंदे यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि डंकी का भी काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ चुका है। पहले आप देखते थे सिर्फ मैक्सिको के थ्रू ही जो 2 नंबर में बच्चे USA जाते थे, अब कनाडा के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे USA को जाते हैं, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, ईजिली यहाँ से वहाँ जाके अपना रेफ्यूजी असाइलम क्लेम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ दिखता भाई यहाँ सिचुएशन ज़्यादा बुरी है, यहाँ बच्चों को 1 साल से ज़्यादा ही हो गया अब तो काम वगैरह मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, और यहाँ इन्फ्लेशन, जो रेंट प्राइजेस,
मतलब अफोर्डेबिलिटी यहाँ मुश्किल थी, वहाँ फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ काम मिला है बच्चों को। पर ये दिक्कत भी है, ट्रम्प अब जीत के आया तो उसने भी ये इश्यूज़ रेज़ करे हैं कनाडा के साथ। कनाडा को बोल दिया कि भाई टैरिफ इंक्रीज़ कर देंगे आपके, और एक तरह से बोल दिया कि इसको कनाडा 51st स्टेट बना देते हैं। जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर की, जो प्राइम मिनिस्टर है फ़िलहाल, उसको गवर्नर बना देते हैं। तो इस तरह से बेइज्जती करी जा रही है कनाडा की इतना ज़्यादा डिमोरलाइज करके। पर कोई बात नहीं है, तो मतलब हंसी मजाक की बातें हैं पॉलिटिकल लोगों के बीच में पर फिर भी जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रम्प आएगा, कनाडा का ट्रेड सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ है, लैंड बॉर्डर से दुनिया भर के ट्रक इधर उधर जाते हैं भाई बॉर्डर पे। तो उन पे कह रहे हैं जो भी सामान यहाँ आएगा उस पर टैरिफ लगा देंगे हम 25 या 30% है आई गेस जो उसने बोला है। तो वो फ्यूचर की पॉलिसीज़ हैं दोस्तों। जनवरी में अभी वो शपथ ले लेगा, तो उसके बाद देखो क्या होता है। और इमिग्रेशन के ऊपर वहाँ भी उसने काफ़ी सख्ताई से बात करी है कि जितने भी 2 नंबर में वहाँ रह रहे हैं उसको मिलिट्री इन्फोर्स करके मिलिट्री के थ्रू डिपोर्ट करने की कोशिश रहेगी, जो कि हिस्ट्री में मेरे ख्याल से शायद एक ही बार बहुत पहले कभी हुआ है। पता नहीं शायद वो भी अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, कहीं न्यूज़ में ही सुना था मैंने। और यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत से बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खासकर जो आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ आके जिन्हें दिखता है कि उनका कुछ नहीं होगा, है ना, इतना क्योंकि इजी रहा नहीं है। जो देखते हैं 12th के बाद आए हैं, स्टडी वगैरह के, पता नहीं स्टडी भी डिफ़िकल्ट है, उसमें भी पैसे लगेंगे। तो यहाँ बच्चे आगे रेफ्यूजी क्लेम कर देते हैं अलग अलग नॉर्म्स के अंदर कि मुझे भाई इंडिया में ख़तरा है। यहाँ पे LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, तो कई बंदे सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं मैं LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे वहाँ पे वही है, मुझे वहाँ खतरा है, मुझे यहाँ उस बेसिस पे शरण दी जाए। तो उस चीज़ को LGBTQ को ये थोड़ा फेवर करते हैं, उस चीज़ के फिर भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनते हैं। पर इन्होंने देखा है कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खासकर आ रहे हैं, तो जब वो फाइल अप्लाई करते हैं तब तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद ऑल ऑफ सडन उन्हें ऐसा क्या खतरा, क्या सिचुएशन चेंज होगी कि उन्हें एकदम से जान का खतरा हो गया। तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये एक तरह से बच्चे या जो भी लोग आ रहे हैं, ये मतलब एक लूप होल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके सिस्टम में है। तो इसके ऊपर भी अब स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की बात करी है, देखो फ्यूचर में क्या होता है। बाकी जो चीज़ें पहले थी अभी वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो चुकी हैं, और अपने ऑप्शंस थोड़े अच्छे से एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके तभी आने का डिसीज़न लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिसीज़न होता है भाई। एकदम से आपकी लाइफ के काफ़ी सारे ईयर्स इन्वेस्ट होते हैं, पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है वर्थ है आना, तो आप आइए, ज़रूर आइए। काफ़ी कुछ है अच्छा करने को भी। सबसे मेन तो मैं बोलता हूँ भाई, यहाँ बंदे की काम करने की शर्म हट जाती है ना। इंडिया में सोचता है कि यार थोड़ा किसी का ठीक ठाक हिसाब है, नॉर्मल भी है, तो वो सोचता है यार ये इन चीज़ों से थोड़ी स्टार्ट करूँगा। जो यहाँ के सब तरह की चीज़ें करता है बंदा, है ना, डिलीवरी जॉब्स करता है, रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग भी कर देता है, कहीं क्लीनिंग की जॉब भी कर लेगा डस्टबिन क्लीन कर रहा है, और वेटर की जॉब कर रहा है, मतलब रेस्टोरेंट्स में ही, और अलग अलग तरह की, हर तरह की जॉब करता है। तो ये शर्म हट जाती है, क्योंकि यहाँ समझ आता है भाई खुद से कैसे सर्वाइव करना है, जंगल में कैसे रहना है। कमाओगे तो खाओगे, या खाओगे तो आगे सर्वाइव कर पाओगे। तो ये चीज़ें अच्छी भी हैं, सिखा भी देती हैं, पर थोड़ा मुश्किल भी हो चुका है। जितना पहले आसान था, पहले क्योंकि पता होता था यार थोड़े टाइम की स्ट्रगल है, उसके बाद अब बहुत सारे लोग वापस इंडिया भी जहाँ से आए हैं, मतलब अपनी अपनी कंट्री से, वहाँ भी मैंने बहुत बंदे देखे हैं वापस गए हैं। और बहुत बंदों का जिन्होंने अपना स्टेटस नहीं संभाला टाइम पे, लापरवाही कर दी, तो उन्हें भी अल्टीमेटली वापस ही जाना पड़ा। तो यही थी दोस्तों ये वीडियो। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काफ़ी ठीक ठाक लेंथ की वीडियो होगी है ये भी, और ना चाहते चाहते ही मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी बन रही है, पर जानकारी जो है वो ज़रूरी है, तो शेयर करते हैं। आगे टाइम के साथ और अच्छी वीडियोस बनेंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपको बातें कुछ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऑब्वियसली। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी अगर जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान हो कि भाई बाहर जाना है, तो ये सब सिचुएशन चल रही है,
इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ही वो डिसीज़न लें, यही मेरी एडवाइस है। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके।